नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था टॉपिक के बारे में। पहले पार्ट में अपन ने राज्यपाल के बारे में बेसिक पढ़ा, साथ ही 160 तक अनुच्छेद के बारे में भी जाना। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, सभी जुड़ जाइए इस क्लास में। आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे 161 अनुच्छेद से, इसकी शुरुआत करते हैं। तो आज के 161 अनुच्छेद क्या कहता है, तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति का उल्लेख आपकी अनुच्छेद 161 में उसका वर्णन है। तो पॉइंट देखते हैं, राज्यपाल किसी न्यायालय के दंडादेश को कम या स्थगित कर सकता है। क्या क्या शर्तें हैं उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो राज्यपाल किसी न्यायालय का जो आदेश होता है उस दंड को कम या स्थगित कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त है राज्यपाल संघ संबंधी अपराधों की सजा को कम या माफ नहीं कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल संघ संबंधी अपराधों की सजा को कम अथवा माफ नहीं कर सकता है। इसके अलावा राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं करता परंतु कम कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल आपके मृत्यु दंड को आप बिल्कुल माफ नहीं कर सकता है, लेकिन उसको कम कर सकता है, उस सजा को कुछ चेंज कर सकता है, उसको कम कर सकता है। और राज्यपाल संघ संबंधी अपराधों की सजा को कम या माफ नहीं कर सकता है। तो आपको याद रखना है राज्यपाल की क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आपको अनुच्छेद 161 इसको सही करना होगा। चलिए चलते हैं, इसके अलावा और देखते हैं इस 161 में देखते हैं जल्दी से। और अनुच्छेद 161 में और देखते हैं। अनुच्छेद 161 में आपके हैं राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर दिए गए दंड को भी क्षमा कर सकता है। तो राज्यपाल राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 162 देखते हैं। तो अनुच्छेद 162 में जहाँ तक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होगा वहाँ तक राज्यपाल की शक्ति होगी। तो जहाँ तक राज्य में कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार होगा वहाँ तक राज्यपाल की शक्ति होगी। तो अनुच्छेद 162 में इसका आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे शुरू करते हैं। अब आप देखते होंगे अनुच्छेद 361 आपके सामने आ रहा है। तो ये अनुच्छेद 361 इसलिए आ गया है कि अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं अपन राज्यपाल के बारे में। तो राज्यपाल से संबंधित जितने भी अनुच्छेद होंगे वो अपन आगे आगे से देखते रहेंगे। तो अनुच्छेद 361 में क्या वर्णन है, तो राज्यपाल की उन्मुक्तियाँ तथा विशेषाधिकार किसमें मौजूद है, तो आपके अनुच्छेद 361 में मौजूद है। पढ़ते हैं अनुच्छेद 361 के बारे में थोड़ी सी डिटेल में। तो अनुच्छेद 361 एक क्या कहता है, राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग कर्तव्यों के पालन के लिए किए गए कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 361(2) में राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिका आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है। इसके अलावा 361(3) में राज्यपाल जब तक पद पर हैं तब तक उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए कोई भी न्यायालय आदेश नहीं निकाल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चौथा पॉइंट है आपके अनुच्छेद 361(4) में राज्यपाल की व्यक्तिगत कार्यों के संबंध में सिविल कार्यवाही शुरू की जा सकती है, लेकिन उससे पहले निम्न 3 शर्तों को आपको पूरा करना होगा। क्या है वो 3 शर्तें, तो पहली आपकी है लिखित सूचना राज्यपाल को देनी होगी। ऐसी सूचना के बाद कम से कम 2 महीने का समय देना होगा। और तीसरा है सूचना में पक्षकार को अपना नाम, पता, कार्यवाही की प्रकृति तथा मांगे गए अनुतोष का विवरण भी उसमें देना आपको आवश्यक होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अनुच्छेद 361 के बारे में याद रखना है कि अनुच्छेद 361 राज्यपाल से किससे संबंधित है, तो राज्यपाल की उन मुक्तियों तथा विशेषाधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद नंबर 361 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे आपका है अनुच्छेद नंबर 166। अनुच्छेद नंबर 166 पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 166 में वर्णन है राज्य सरकार का कार्य संचालन। राज्य सरकार का किस तरह से कार्य संचालन होता है वो अपन इसमें देखेंगे। तो किसी 166(1) में देगा किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही आपके राज्यपाल के नाम से की जाएगी। 166(2) में है राज्यपाल के नाम से किए गए निष्पादित आदेशों को अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों को विनिर्दिष्ट किया जाए, और इस प्रकार की अधिप्रमाणित आदेश लिखित की विधि मान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी वह राज्यपाल द्वारा किया गया निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। इसके अलावा 166(3) है राज्यपाल मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम बनाएगा और राज्य सरकार के कार्य संचालन के नियम बनाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्यकाल की शक्तियाँ अपन पढ़ेंगे। इससे पहले आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अनुच्छेद नंबर 166 में राज्य सरकार का कार्य संचालन मतलब किसी राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाएगी। आपको इतना सा इस अनुच्छेद में आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है
राज्यपाल की क्या क्या शक्तियाँ हैं वो पढ़ते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ, पहली है आपकी राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 154 में आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये दे रखा है आपका अनुच्छेद नंबर 154 में क्या दे रखा है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपकी राज्यपाल में निहित होती है। इसके अलावा 164 में दे रखा है मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ आपकी सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्ति में आपके अनुच्छेद नंबर 154 में वर्णन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, और अनुच्छेद 164 में है आपकी मुख्यमंत्री व मंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं और किस प्रकार की शक्ति राज्यपाल के द्वारा रखी जाती है कार्यपालिका में। पहला है, उसके बाद अनुच्छेद नंबर 165, 164 पढ़ना पड़ लिया, 154 पढ़ा और अब की है 165। 165 अनुच्छेद में आपकी राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। अनुच्छेद 166 क्या कहता है, तो राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं। तो राज्य सरकार के जितने भी कार्य, समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं, तो राज्यपाल के महोदय के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद नंबर 233 क्या है, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद नंबर 233 आपको याद रखना है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद नंबर 233 के तहत। चलिए आगे देखते हैं। राज्यपाल कार्य व्यापार के नियमों के अंतर्गत कार्य का आवंटन करता है, और राज्य स्तरीय आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। जैसे महिला आयोग राज्य सरकार सीएम द्वारा इसको किया जाता है। महिला आयोग को राज्य सरकार के सीएम द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन राज्य के सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति भी कौन होता है, तो राज्यपाल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति। एक बार फिर से देखिए आप जल्दी से, तो एक बार फिर से अनुच्छेद नंबर 165 देखिए, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से होते हैं, अनुच्छेद नंबर 166 में मौजूद है। और अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है, आपके राज्यपाल करता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन एक महिला आयोग राज्य सरकार के सीएम द्वारा की जाती है। इसके अलावा राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आपके कौन होते हैं, राज्यपाल कहलाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके राज्य के कार्यपालिका शक्तियाँ। आगे चलते हैं, आगे आपकी है विभिन्न आयोगों की नियुक्तियां कौन करता है, तो ये भी आपको याद रखना है। विभिन्न आयोगों की नियुक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है, अनुच्छेद नंबर 316 के तहत। तो विभिन्न आयोगों, राज्यपाल विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति भी करता है। जैसे आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 316 में मौजूद है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 316 में आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति मौजूद हैं। चलिए आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग की अनुच्छेद नंबर 243 के और 243 जेड ए के तहत सदस्यों की आयोगों में सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसके अलावा है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति आपके 243 आई और 243 वाई के तहत की जाती है। आपको याद रखना है कि राज्य निर्वाचन की तो आपके 243 के और 243 जेड ए के तहत की जाती है, और राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति आपके अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत की जाती है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। लोकायुक्त व उप लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, और राज्य सूचना आयुक्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला है विभिन्न आयोगों बोर्ड के प्रमुख के रूप में आपको याद रखना है। तो सबसे पहले है अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि आपके उदयपुर में मौजूद है। यह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और गोवा से इनमें इसका सांस्कृतिक केंद्र कहलाता है। 4 राज्य है, महाराष्ट्र, गुजरात, आपके राजस्थान और गोवा का आपका इसमें सांस्कृतिक केंद्र क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। इसका मुख्यालय आपका उदयपुर में है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके अलावा शैली कल्याण बोर्ड, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। अरावली विकास बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राजस्थान राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजस्थान स्काउट गाइड, इसके संरक्षक की आपकी नियुक्ति की जाती है प्रमुख के रूप में। और इसके अलावा कुलाधिपति राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित, इसके कुलाधिपति की भी इनके द्वारा
नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की नियुक्ति भी राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं जो उनको ऊपर की जाती है। इसके अलावा आपके अध्यक्ष भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष की भी नियुक्ति इनके द्वारा की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब अगली आपकी दूसरी शक्ति, पहली शक्ति अपन ने राज्य की कार्यपालिका शक्ति पढ़ी, दूसरी आपकी राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं। पहले आपकी कार्यपालिका शक्ति अपन ने पढ़ ली, अब राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के बारे में अपन ने जल्दी से पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 198 में आपके धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नोट भी लगा सकते हैं आप कि धन विधेयक को आपकी विधानसभा में प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद नंबर 202 में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 202 के अनुसार राज्य का वार्षिक वित्तीय बजट, जो कि बजट कहलाता विवरण बजट, राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 243 आई पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान कौन से अनुच्छेद में वर्णन है, तो आपके 243 आई में वर्णन है। 243 वाई में क्या वर्णन है, तो नगर पालिका हेतु वित्तीय अनुदान, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नगर पालिकाओं और पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान के आपको अनुच्छेदों को याद रखना है। तो अनुच्छेद 243 आई पंचायतों हेतु वित्तीय अनुदान और 243 वाई नगर पालिकाओं हेतु वित्तीय अनुदान इसमें मौजूद है। वित्तीय अनुदान हेतु राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इनके वित्तीय अनुदान हेतु राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 267 में आपके राज्य की आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद नंबर 267 इसमें राज्य की आकस्मिक निधि का वर्णन है, आकस्मिक निधि कोष का वर्णन, जिसका नियंत्रण कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। और अनुच्छेद नंबर 266 में आपकी राज्य की संचित निधि कोष पर विधान मंडल का नियंत्रण होगा। तो राज्य की संचित निधि कोष पर विधान मंडल का नियंत्रण होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपके आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण होगा, ये आपको दोनों को याद रखना है। एक अनुच्छेद नंबर 267 है और एक अनुच्छेद नंबर है आपको 266। तो सबसे पहले 266 आएगा, तो राज्य की संचित निधि का कार्य, संचित निधि कोष पर आपका किसका नियंत्रण होता है, तो विधानमंडल का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 267 में आपके राज्य की आकस्मिक निधि कोष पर राज्यपाल का नियंत्रण होता है। चलिए आगे चलते हैं, आगे जल्दी से देखते हैं। अपने ये देखी है सबसे पहले राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति देखी, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ देखी, और अब अपन पढ़ रहे हैं न्यायिक शक्तियाँ क्या क्या हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं जल्दी से। तो राज्यपाल की न्यायिक शक्ति आपके सामने है। अनुच्छेद नंबर 161 में राज्यपाल किसी व्यक्ति को सजा कम या माफ़ करना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ़ अथवा कम कर सकता है। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आपके अनुच्छेद नंबर 161 के तहत ये कार्य कर सकता है राज्यपाल। अपन न्यायिक शक्तियाँ ही पढ़ रहे हैं, तो राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा कम अथवा माफ़ अनुच्छेद 161 के तहत करता है। अनुच्छेद नंबर 219 क्या है, इसका वर्णन 219 में वर्णन है हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। जैसे राजस्थान अपने हाईकोर्ट है, राजस्थान में जोधपुर हाईकोर्ट है, तो उसके जो हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद नंबर 233 का कहलाता है, तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये काफ़ी अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लग रहा है, इसमें से छपने की पूरी गारंटी है। तो एक बार देख लीजिए जल्दी से। न्यायिक शक्तियों में आपके अनुच्छेद 161 में राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम अथवा माफ़ कर सकता है। अनुच्छेद 219 में आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और अनुच्छेद नंबर 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं, आपकी आगे है वित्तीय शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ कौन कौन सी है उसके बारे में जल्दी से चर्चा करते हैं। विधायी शक्तियाँ हैं आपकी अनुच्छेद नंबर 168 में आपका है राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधानमंडल का अभिन्न अंग कौन होता है, तो राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। ये 168 में मौजूद है। 171 में आपकी है राज्यपाल विधान परिषद, राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, सरकार, सहकारी सेवा से संबंधित होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 171 आपको याद रखना है। 171 के तहत आपके राज्यपाल विधान परिषद की 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जिसमें क्षेत्र आते हैं आपके साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी सेवा इसमें मौजूद है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है।
171। इसके अलावा अनुच्छेद नंबर 333 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ला भारतीय समुदाय को एक सदस्य को मनोनीत करता है। तो राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ला भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है अनुच्छेद नंबर 333 के तहत। वर्तमान में यह अप्रभावी है। 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको आंग्ला भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करना इसको समाप्त कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है वर्तमान में अप्रभावी है ये अनुच्छेद नंबर 333 किसके तहत है? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको अप्रभावी कर दिया है। अनुच्छेद नंबर 174 क्या कहता है? तो राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन आहूत व सत्रावसन का काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल जो विधानमंडल के अधिवेशन का आहूत मतलब स्टार्ट करना व सत्रावसन उसका सत्र का पूरा वो करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राज्यपाल के 174 अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है। अगला है सीएम की सिफारिश पर विधानसभा के समय से पूर्व भंग भी कौन कर सकता है? तो राज्यपाल कर सकता है। यह विधायी शक्ति होती है राज्यपाल की कि सीएम की सिफारिश पर विधानसभा को समय से पूर्व भी भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना, राज्यपाल द्वारा कोई भी अगर सत्र बुलाते हैं तो उनकी सूचना प्रत्येक सदस्य को, जो कि सचिव के प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख के 21 दिन पूर्व देनी होगी। और अगला है आपका विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए जल्दी। 1/6 सदस्यों की मनोनीत करता है राज्यपाल विधान परिषद में। तो इसके साहित्य, कला और विज्ञान, समाज सेवा, सहकारी सेवा में अनुच्छेद नंबर 171 के तहत राज्य विधान आंग्ला भारतीय अनुच्छेद 333 को अप्रभावी कर दिया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। 174 में राज्यपाल विधानमंडल के अधिवेशन का आहत व सत्रावसन करता है। सीएम की सिफारिश पर विधानसभा को समय से पूर्व भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल द्वारा बुलाए गए सत्र की सूचना सचिव प्रत्येक सदस्य को नियत तारीख से 21 दिन पूर्व देनी होगी। और विधानमंडल के प्रथम अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की प्रथम तिथि के मध्य 6 माह से अधिक समय का अंतर नहीं होना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। चलिए आगे आपकी है नोट क्या दे रखा? नोट है आपकी सत्रावसन राज्यपाल करता है, जबकि स्थगन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सत्रावसान आपके राज्यपाल द्वारा किया जाता है, और जबकि स्थगन विधानसभा का कार्य अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद नंबर 175 क्या कहता है? तो सदन व सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल को अधिकार होता है। तो सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का एक अधिकार होता है। राज्यपाल के अभिभूषण व संदेश भेजने के अधिकार अपन पढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 175(1) में है आपके राज्यपाल विधानमंडल के किस एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेंगे, और इस परियोजना के लिए सदस्यों की उपस्थिति भी अपेक्षा कर सकेंगे। अनुच्छेद नंबर 175(2) है आपके राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में लंबित किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों या एक सदन के संदेश भेज सकता है और अपेक्षित विषयों पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करें। यह आपको राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। आगे चलते हैं। इसके अलावा राज्यपाल विशेष अभिभाषण यानी आम साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र यानी बजट सत्र में प्रारंभ करता है। और अनुच्छेद नंबर 176(2) में आपके सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों पर चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट से ये राज्यपाल के सभी कार्यपालिका शक्ति, न्यायपालिका शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी शक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी हो जाते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आराम से वीडियो को पॉज करके भी याद कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं अपनी नोट बुक में। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके है राज्यपाल अभिभाषण। राजस्थान में राज्यपाल का पद आपको 1956 में अस्तित्व में आया। इससे पूर्व 1952 से 1956 तक राज प्रमुख थे श्री सवाई मानसिंह द्वारा 6 बार अभिभाषण उन्होंने दिए थे। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 1952 से 2023 तक कुल 77 अभिभाषण पढ़े गए हैं, जिनमें प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह ने सर्वाधिक 8 बार अभिभाषण पढ़े थे। राजस्थान ने 67 साल के संसदीय इतिहास में ऐसे अवसर भी आए हैं जब कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में श्री वेदपाल त्यागी 1977, के.डी. शर्मा 1982, नवरंग टिब्रेवाल 1998 तथा श्रीमती प्रभा राव 2010 में अभिभाषण दिए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनेक बार ऐसे अवसर भी आए हैं जब राजस्थान के राज्यपाल के पद पर अतिरिक्त कार्यभार किसी अन्य राज्य के राज्यपाल के पास रहा है। ऐसे राज्यपाल में श्री शिवराज सिंह
शिवराज वी पाटिल 2011-12 तथा श्रीमती मार्गरेट आल्वा ये भी 2013-14 में 2 बार विधानसभा के सदन में अभिभाषण पढ़ रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा राजस्थान में अब तक के राज्यपालों में केवल दरबारा सिंह ही ऐसे राज्यपाल रहे हैं जो विधानसभा में अभिभाषण नहीं दे पाए और इनका दिनांक 24/5/1998 को आकस्मिक रूप से निधन हो जाने के कारण ये 24 दिन ही राज्य के राज्यपाल रहे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे कम समय तक कौन राज्यपाल रहा है, तो आपका नाम आ जाएगा दरबारा सिंह। वह एक उन्हें ऐसे ही राज्यपाल रहे जो विधानसभा में अभिभाषण नहीं दे पाए। इनका दिनांक 24/5/1998 को आकस्मिक रूप से निधन हो जाने के कारण 24 दिन ही राज्य का राज्यपाल वह रहे थे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अनुच्छेद नंबर 200 अपन जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 200 में क्या दे रखा है आपके अनुच्छेद 200 में आपको दे रखा है राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 200 कि राज्यपाल विधेयक पर हस्ताक्षर करता है या पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है या राष्ट्रपति की सहमति के लिए सुरक्षित रख सकता है, अनुमति या तो मंजूरी दे सकता है। जब किसी विधेयक पर राज्यपाल की मंजूरी मिल जाती है तो वह कानून या अधिनियम का रूप ले लेता है, अर्थात कोई विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद कानूनी अधिकार का रूप लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुमति रोक सकता है परंतु वीटो का प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल के पास दो प्रकार का वीटो पावर होता है जो कि निषेधाधिकार कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के पास राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर मौजूद होते हैं जिसे निषेधाधिकार कहा जाता है। सबसे पहले निलंबनकारी वीटो और आत्यांतिक वीटो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अपन जल्दी से पढ़ते हैं। पहले निलंबनकारी वीटो के बारे में पढ़ते हैं। जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है तो वह उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि 2 प्रकार के राज्यपाल के पास 2 प्रकार के वीटो पावर मौजूद होते हैं जिसे निषेधाधिकार भी कहते हैं। पहला है निलंबनकारी वीटो और दूसरा है आत्यांतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो में आपके है जब राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार करके लौटा देता है तो उसे निलंबनकारी वीटो भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका है राज्यपाल किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि विधानमंडल द्वारा उसे विधेयक को संशोधन सहित या संशोधन रहित राज्यपाल के पास भेज देती है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में पढ़ रहे हैं और ये आज दूसरी क्लास हो जाएगी आपके। राज्यपाल की किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार कर लौटाया जा सकता है, लेकिन यदि विधानमंडल उस विधेयक को संशोधन रहित राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला पॉइंट है आपका, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, अर्थात उस पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। राज्यपाल वित्त विधेयक साधारण विधेयक पर निलंबनकारी का वीटो का प्रयोग कर सकता है। तो राज्यपाल वित्त विधेयक एवं साधारण विधेयक पर निलंबनकारी वीटो का प्रयोग कर सकता है। इसके अलावा है अत्यांतिक वीटो। जब राज्यपाल के किसी विधेयक को अनुमति देने से पूर्णतः मना कर देता है तो अत्यधिक वीटो कहा जाता है। सामान्यतः गैर सरकारी विधेयकों पर अत्यांतिक वीटो का प्रयोग किया जाता है। अगला आपका है राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है और राज्यपाल निम्न विधेयक को राष्ट्रपति को मंजूरी दे सकता है, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रख सकता है। राज्यपाल निम्न विधेयक को राष्ट्रपति को मंजूरी हेतु रख सकता है। ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट की शक्तियों में कमी अथवा अल्पतिकरण होता हो। दूसरा है ऐसी कोई विधेयक जो अनुच्छेद 316C के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। ऐसा कोई विधेयक को राष्ट्रीय महत्व का हो। ऐसा कोई विधेयक जो संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो। ऐसा कोई विधेयक जो देश के व्यापार हेतु के विरुद्ध हो। वित्तीय आपाति के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने का जरूरत हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका अनुच्छेद नंबर 201, इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 201 के बारे में, अनुच्छेद नंबर 201 क्या कहता है? अनुच्छेद नंबर 201 के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करता है कि वह धन विधेयक या धन विधेयक पर अनुमति
देता है या अनुमति रोक लेता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना अनुच्छेद नंबर 201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। आगे है आपका अनुच्छेद नंबर 213 जिसमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना है। तो राज्यपाल अध्यादेश किसी भी समय बिना किसी सिफारिश के वापस भी ले सकता है। अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अध्यादेश को अवधि 6 सप्ताह यानी 42 दिन में अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह की होती है। इसके अलावा अप्रैल 2024 तक कुल अध्यादेश कितने हो चुके हैं, तो 35 जारी हो चुके हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अध्यादेश मतलब इमरजेंसी लग जाना आपके, तो अप्रैल 2024 तक कुल अध्यादेश 35 जारी हो चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आपके अनुच्छेद नंबर 213 के बारे में पढ़ते हैं। 1 नंबर है, यह विधान मंडल के एक सदन या दोनों सदनों को सत्र नहीं चल रहा हो, राज्यपाल के समाधान हो जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई तो कानून बनाना अनिवार्य है। तब राज्यपाल अपने हस्ताक्षर का एक आदेश जारी करता है, उस अध्यादेश जारी करना कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। परंतु राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना ऐसा कोई अध्यादेश प्रचारित नहीं करेगा यदि ऐसा विषय जिसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। ऐसा विधेयक जो राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना आवश्यक है। तीसरा है, यदि राज्य विधानमंडल का अधिनियम होता है हो कि राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, अन्यथा वह अवैध हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से अनुच्छेद नंबर 213 से देखना है। अनुच्छेद नंबर 213(2) में आपका अध्यादेश का वही बल और प्रभावी होगा जब विधानमंडल द्वारा होने के अधिनियम कानून का होता है, अर्थात अध्यादेश विधि के रूप में होता है। अनुच्छेद 213(d) का 2 में आपके राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल के पुनः संवेद होने पर दोनों सदनों में 6 सप्ताह 42 दिन में पारित होना आवश्यक है, अन्यथा वैध हो जाएगा यदि दोनों सदनों को बैठक करने अलग अलग तारीख को शुरू हुई है, जो साप्ताहिक गणना के बाद तारीख की जाएगी। इसके अलावा अपन आगे देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 213(2) के बारे में पढ़ते हैं। तो राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। इसमें राज्य मंत्री परिषद की सलाह आवश्यक नहीं होती। तो राज्यपाल अगर चाहे तो कभी भी अपना जो अध्यादेश जारी किया है वो वापस ले सकता है। इसमें राज्य मंत्री परिषद की सलाह आवश्यक नहीं होती है। अनुच्छेद नंबर 213(3) में अध्यादेश ऐसा कोई उपबंध करता है जिससे राज्यपाल ने अनुमति दी है अधिनियमित किए जाने पर विधि मान्य नहीं होता है और वह एक अध्यादेश शून्य होगा। परंतु समवर्ती सूची किसी विषय पर अध्यादेश जारी की जाती है जो संसद के किसी अधिनियम या विधि के विरुद्ध है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश प्रभावी होगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट आपका है आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद नंबर 356 लागू करने का एक आधार राज्यपाल का प्रतिवेदन भी होगा। राज्यपाल का प्रतिवेदन कौन सा है, तो आपके अनुच्छेद नंबर 356 आपको याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 356 लागू करने पर एक आधार राज्यपाल का प्रतिवेदन भी होता है। अगली है आपकी 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद नंबर 244 से एक अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण के संबंध में इसमें प्रावधान दे रखे हैं। तो ये थी आज की आपकी राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और इस टॉपिक के आपको कम से कम काफ़ी वीडियो इससे आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, तब जाके टॉपिक बड़ा होगा। इस टॉपिक में अपन ने संपूर्ण पॉलिटी को करने का प्रयास किया है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और जो कोई भी इस वीडियो को देखकर चैनल पर पहली बार आया हो तो आप तुरंत